नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका मास्टर जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल की यानी इंडियन ज्योग्राफी की कक्षाओं के साथ अपना एक नया टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी जो है जलवायु विज्ञान, वो भारतीय भूगोल का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी जटिल टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सरल भाषा में या आप लोग कह सकते हो सरल तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो आप लोगों को सीक्वेंस से हम लोग पढ़ाएंगे कि आखिरकार क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत हम लोगों को कहां से करनी है, जलवायु विज्ञान की शुरुआत कहां से करें। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए, यहाँ पे मैंने लिखा है क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान। अब भाई इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो अनुभव किया होगा। किसका अनुभव? जैसे आप लोग देखते हैं अपने चारों तरफ कि बिजलियाँ कड़कती है, आंधी आ जाती है, तूफान आते हैं, बादल गरजते हैं, वर्षा आती है, ओलावृष्टि होती है, तमाम पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जो आसपास घटनाएं घटित होती हैं। और उन सभी का जवाब हमको हमारा एक टॉपिक, ज्योग्राफी का एक टॉपिक, वो है जलवायु विज्ञान देने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि जलवायु विज्ञान में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करना है? सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप लोग कोई भी मान लो बिल्डिंग बनाते हो तो सबसे पहले उसकी नींव खुदाई की जाती है और तभी तो नींव खुदाई करेंगे, उसके ऊपर एक फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर हम बनाना शुरू करते हैं। उसी प्रकार सबसे पहले हम लोग क्लाइमेटोलॉजी शुरुआत करने से पहले इसकी हम लोग नींव खुदाई करने वाले हैं और फिर उसके ऊपर एक के ऊपर एक फ्लोर बनाएंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, और ये थोड़ा सा हमारा साइंस से इंटर रिलेटेड रहेगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा आज की क्लास जो है साइंस से इंटर रिलेटेड है हमारी, क्योंकि ज्योग्राफी भी तो क्या है, एक विज्ञान है। देखिए दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में जितनी भी चीज़ों को देख पा रहे हैं उन सभी चीज़ों का निर्माण आप लोगों को पता है किसने किया है? एलिमेंट्स ने, यानी तत्वों ने। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही है, जैसे मेरे को ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, चेयर है, लाइट है, फैन है, इन तमाम यानी यूनिवर्स में, मैं केवल और केवल पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का निर्माण किसने किया है? यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है भाई, क्या लिखा है? एलिमेंट्स, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। अब आपको हो गई ये एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई। आप लोगों ने कभी ना कभी तो हाइड्रोजन वगैरह का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, पता नहीं भाई बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन लिखा मैंने, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एटसेट्रा। इस प्रकार हमारे बहुत सारे एलिमेंटों की खोज की जा चुकी है। समझ में आया? तो सभी चीज़ों का निर्माण किसने किया है? इन्हीं एलिमेंट्स ने। हमारा शरीर का निर्माण भी किन्होंने किया है? इन्हीं एलिमेंट्स ने। बोर्ड का फॉर्मेशन किसने किया है? इन्हीं एलिमेंट्स ने। तो अब होता क्या है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी एक मैटर है, एक पदार्थ है। मान लो ये कोई भी एक पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, या आप लोग लगा लो ये हाइड्रोजन है। ये क्या है? एक हाइड्रोजन है। कोई भी मैटर छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बनता है। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे किन से मिलकर बनता है? एटम से। यानी एटम्स को क्या बोलेंगे हम लोग? परमाणु। ठीक है, मान लो एक जिस प्रकार ये हमारा देश हो गया, भारत है। भारत के अंदर क्या है? हमारे छोटे छोटे या छोटे बड़े राज्य हैं। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, मैंने बताया जिस प्रकार ये मान लो हमारा क्या है? देश है, इंडिया है। और ये देश बहुत छोटे मोटे बहुत सारे किन से मिलकर बना है? राज्यों से। उसी प्रकार कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे किन से मिलकर बनता है? एटम से। यहाँ पे अगर मैं एक राज्य निकाल लूँ, कोई भी एक राज्य, अब ये राज्य जो है यानी ये स्टेट जो है, इसके अंदर भी क्या होगा?
बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, बहुत सारे जिले होंगे, और उन जिलों के अंदर क्या होगा, बहुत सारे गांव होंगे। उसी प्रकार कोई भी मैटर होता है, मैटर किन से मिलकर बनता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनता है। और अब मान लो मैंने कोई भी एक परमाणु बाहर निकाल लिया। अब ये जो परमाणु है ये भी 3 चीजों से मिलकर बनता है, और वो 3 चीजें कौन कौन सी है हमारी, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। यानी कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। यानी जिस प्रकार भाई एक राज्य था, उस राज्य का अस्तित्व जिलों बिना कैसा अस्तित्व रहेगा, अगर किसी राज्य में डिस्ट्रिक्ट ही नहीं होंगे तो वो राज्य कैसा, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नहीं रहेंगे तो वो एटम कैसा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलो दोस्तों देखो, ये कोई भी एक मैंने एटम बनाया, कोई भी एक एटम लगाओ। इस एटम का क्या होता है, इस एटम का एक सेंटर पॉइंट होता है, और इस सेंटर पॉइंट को हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, सेंटर, या इसी को हम अपना न्यूक्लियस भी बोलते हैं, यानी नाभिक। यानी एटम के सेंटर को ही क्या बोला जाता है, नाभिक कहते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया, ये तो मैंने बताया परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका एक सेंटर पॉइंट होता है और उसके चारों ओर बहुत सारे रिंग्स होते हैं, छल्ले होते हैं, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे रहते हैं। अब देखो, किसी भी एटम का जो सेंटर था उसमें हमारा 2 चीजें भरी रहती है दोस्तों, एक रहता है उसमें प्रोटॉन और दूसरा उसमें रहता है न्यूट्रॉन। और जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस एटम्स के सेंटर के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब आप लोग सोच पा रहे होंगे कि भाई ये हमारा सर ने स्टार्ट तो जलवायु विज्ञान करवाया है, तो ये एटम साइंस में कहाँ से बढ़ गए सर, कहाँ से एंट्री हो गई यहाँ पे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि हमारे यूनिवर्स में या हमारी पृथ्वी पे जितना भी वर्षा होती है, फोग होता है, स्मोग होता है, बिजलियाँ कड़कती है, इनका कारण क्या है, इनका कारण है सूर्य से आने वाली एनर्जी। अब सूर्य से जो एनर्जी आती है, जो ऊर्जा आती है, भाई वो आती क्यों है, सूर्य से एनर्जी क्यों निकलती है, उसी का जवाब हम अपना ढूंढने वाले हैं कि सूर्य से आखिरकार एनर्जी निकलती क्यों है। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, अभी हम लोग सीख लेते हैं। तो मेरा उद्देश्य क्या था, बस आप लोगों को एटम्स और उसका परमाणु बताना कि ये होते क्या हैं। यानी हाइड्रोजन जो होता है, इनका अंदर भी हाइड्रोजन भी छोटे छोटे किन से मिलकर बना है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। समझ आया। यानी हमारे अंदर भी क्या होगा, बहुत सारे एलिमेंट होंगे और इन एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे। एटम्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने भाई दो शब्द जरूर सुने होंगे, एक होता है हमारा नाभिकीय यानी न्यूक्लियस फ्यूजन, और एक शब्द होता है हमारा दोस्तों न्यूक्लियस फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन, और यहां पे हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, नाभिकीय विखंडन। यानी अभी अभी हमने नाभिक की बात की थी कि किसी भी मैटर्स के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और एटम्स का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपना नाभिक बोलते हैं। यानी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा है संलयन, नाभिकों का क्या हो गया संलयन, न्यूक्लियस का क्या हो गया फ्यूजन। यानी संलयन का मतलब होता है मिलना, और जबकि विखंडन का मतलब होता है कोई भी चीज टूटना। यानी जब कोई नाभिक, जब कोई एटम का न्यूक्लियस, या मैं एटम बोल दूं, जब कोई एटम कई सारे पार्ट में टूट जाता है, जब कोई एटम क्या हो जाता है, कई सारे पार्ट में टूट जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। या
जब बहुत सारे एटम कोई मिलकर एक नया एटम का फॉर्मेशन कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस फ्यूजन कहते हैं। समझ आया? यानी नाभिकों का टूटना तो फ्यूजन यानी न्यूक्लियस फ्यूजन, और जबकि नाभिकों का जुड़ना, एटम का जुड़ना क्या होता है? न्यूक्लियस फ्यूजन। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा पेशेंस फिर से बनाए रखिए। देखिए दोस्तों, मान लो मैंने ये कोई भी एक एटम है, इस एटम का वजन जैसे आप लोगों का वेट होता है, ये कोई भी एटम है, इसका वजन ले लिया मैंने, मान लिया हम लोगों ने इस एटम का वजन कितना है? 50 किलोग्राम। समझ आया? जब इस एटम को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे और फिर उसका वजन हम लोग देखेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 40 किलोग्राम। तो आप कहोगे सर कोई भी एटम तोड़ेंगे तो उनका वजन तो, दोनों का वजन तो 50 किलो होना चाहिए, ये 40 कैसे हो गया? देखते हैं। अब मान लो ये एक एटम है, ये बी है, और ये दोनों मिलकर क्या बन गया? ए बी। समझ आया? इसका वजन हमने लगा लिया 30 किलोग्राम है, इसका वजन है 20 किलोग्राम, तो दोनों का मिलकर कितना हो गया? 50 किलोग्राम। जब ये दोनों 30 और 20 आपस में मिलकर एक नया न्यूक्लियस बनाएंगे तो इनका वजन होना कितना चाहिए? आप कहोगे 30 और 20, सर इनका तो 50 होना चाहिए। नहीं, हम लोग लगा लेते हैं, मान लो इनका वजन हो गया 30 किलोग्राम या 40 किलोग्राम, यानी 50 नहीं होगा, इससे कम ज़्यादा कितना भी आप लोग कर सकते हैं, कम ही करना है, सॉरी आप लोगों को। ठीक है, अब ये मैंने क्यों किया, अब इनको ध्यान से सुनना भाई। किसी भी एटम, जब भी कोई एटम टूटता है या जब भी कोई एटम जुड़ते हैं तो उनके टूटने और जुड़ने से उनके एटॉमिक मास में, उनके वजन में जो डिफरेंस आता है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आया? 20 किलोग्राम का। इनके मास में जितना भी डिफरेंस आता है वही तो हमारी क्या होती है सर? वही तो हमारी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक बार एग्जांपल देके आप लोगों को मैं समझाऊंगा ये बातें। मैंने क्या कहा? जब भी कोई एटम टूटता है, टूटने से उनके एटॉमिक मास में क्या आएगा? कुछ न कुछ डिफरेंस आएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 10 किलोग्राम का डिफरेंस आ रहा है। इसी 10 किलोग्राम को हम क्या कहेंगे? ये हमारी क्या निकल गई? एनर्जी निकल गई। एनर्जी निकल गई तभी तो उसका वजन कितना बच गया? 40 किलोग्राम। अब इन दोनों को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप लोग एक एग्जाम्पल समझोगे तब आप लोगों को समझ में आने वाला है। मान लो आप लोगों ने कभी ना कभी भाई गन्ने का जूस तो पिया होगा। मान लो ये गन्ना है हमारा, ठीक है, गन्ना। अब क्या होता है, गन्ने का आप लोग जूस निकालते हो तो गन्ने का जूस निकालने के बाद उसका जो छिलका बच जाता है, उसका जो छिलका बच जाता है, मान लो गन्ने का जूस निकालने से पहले उसका वजन था 50 किलोग्राम। अब जूस निकालने के बाद उसका वजन क्या 50 किलोग्राम ही रहेगा? नहीं भाई, इसका वजन हो जाएगा 30 किलोग्राम या 20 किलोग्राम। समझ आया? अब इनके एटॉमिक मास में क्या आ गया? डिफरेंस। क्यों आ गया? क्योंकि 20 किलोग्राम का तो आप क्या हो गया भाई, आप लोगों ने क्या पी लिया? जूस पी गए। यानी जो हमारी एनर्जी थी वो एनर्जी तो आप ले गए भाई अपने अंदर। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यानी फॉर एग्जांपल एक ही लाइन है, जब भी कोई एटम टूटता है या जब भी कोई एटम जुड़ते हैं तो उनके एटॉमिक मास में हमेशा ही आप लोगों को अंतर देखने को मिलेगा, और जितना भी अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अपना एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब ये सारा सिस्टम कहाँ पे होने वाला है, और इसका जो एग्जाम्पल है यानी न्यूक्लियस फ्यूजन होता कहाँ पे है, ये तो समझ लिया होता कैसे है, क्या होता है, लेकिन ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? ये प्रोसेस ध्यान रखना दोस्तों, आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉम्ब सुना होगा भाई, हाइड्रोजन बॉम्ब या सूर्य सन। ठीक है, सूर्य में मैं आप लोगों से पूछूं कौन सा प्रोसेस होता है तो आप कहोगे न्यूक्लियस फ्यूजन जो होता है वो हमारा कहाँ पे होता है? सूर्य में। सूर्य में हमारा सन में। समझ आया? या हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रोसेस पे काम करता है? आप कहोगे न्यूक्लियस फ्यूजन पे काम करता है। उसी प्रकार इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा सर एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब, परमाणु बम।
यानी अब आप लोगों से यहां से क्वेश्चन बनता है कि एटम बॉम्ब न्यूक्लियस फिजन का प्रोसेस से होता है या फ्यूजन के प्रोसेस से होता है, यानी नाभिक के विखंडन से होता है या संलयन से। जब भी कोई भी नाभिक टूटता है तो इसी प्रोसेस पे हमारा कौन सा बम बनता है, एटम बॉम्ब बनता है या एनर्जी रिलीज करता है। समझ आया। अब भाई आप लोग देखो, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन हमेशा ही भाई अपना गर्व करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया है। तो देखिए दोस्तों, क्या ये कहना उनका उचित है? नहीं भाई, हाइड्रोजन बॉम्ब पृथ्वी पे बनना असंभव है, इम्पॉसिबल है। हाइड्रोजन बॉम्ब को हम अपना अर्थ पे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए हम लोगों को सूर्य जितनी, सन जितनी एनर्जी और प्रेशर चाहिए होगा। हीट, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हम अपना पृथ्वी पे नहीं ला सकते। समझ आया। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना हमारा पृथ्वी पे इम्पॉसिबल है अभी तक के लिए, हमारे पास जितनी भी टेक्निक है। ठीक है। तो सूर्य में कौन सा प्रोसेस होता है? न्यूक्लियस फ्यूजन होता है भाई, नाभिकीय संलयन। अब देखो एक स्टेप आगे चलते हैं। अभी अभी हमने बात की कि सूर्य में जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस फ्यूजन होता है भाई। ठीक है, न्यूक्लियस फ्यूजन होता है। अब देखो, मान लो ये है हमारा सूर्य भाई, ये क्या है? सूर्य है, सन है। अब जो सूर्य है वो आप लोगों को पता है कौन सी गैस का भरा है? सूर्य जो है उसमें हाइड्रोजन गैस भरी है दोस्तों। सूर्य एक तारा है, ये क्या है कि स्टार है। ठीक है, एक तारा है। अब ये तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे भाई। सूर्य अभी के लिए ध्यान रखना है क्या है? तारा। और इसमें कौन सी गैस भरी है? हाइड्रोजन गैस भरी है। तो सूर्य में क्या हो रहा है? लगातार दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियर या एटम मिलकर एक हीलियम का एटम बना रहे हैं और इसी दौरान इनके एटॉमिक मास में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है। और इसी डिफरेंस को हम क्या कहते थे? एनर्जी कहते थे। यानी सूर्य से जो एनर्जी निकलती है वो कैसे निकलती है? आप लोग समझ गए होंगे कि सूर्य में लगातार हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्सेशन हो रहा है और इसी के कारण उनके एटॉमिक मास में जो डिफरेंस आता है, यानी जो एनर्जी निकलती है वो यही तो एनर्जी निकल रही है। हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्सेशन हो रहा है और एनर्जी लगातार क्या हो रही है? निकल रही है। और जिस दिन ये सारा का सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया तो ये फ्यूजन होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यानी फ्यूजन होना यानी संलयन होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और सूर्य एनर्जी देना क्या कर देगा? बंद कर देगा। और सूर्य का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समझ आया। और इसका इफेक्ट हम पे भी पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे वर्षा होती है, तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, इन सभी का कारण हमारा सूर्य से निकलने वाली क्या थी? एनर्जी थी। ठीक है, यही तो एनर्जी हमारी कहाँ तक पहुँचती है? अर्थ तक पहुँचती है। ये अब एनर्जी कहाँ पे जाएगी? अर्थ पे जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत ही हमारा कहाँ से होता है कि सूर्य से जो निकलने वाली एनर्जी है वो अर्थ तक पहुँचेगी और अर्थ पे जाके वो बहुत सारी चीज़ें करने वाली है। ये जो हमारे टॉपिक थे वो हम धीरे धीरे अपना अब स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला काम ये देखना था कि सूर्य एनर्जी निकालता किस प्रोसेस से है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, न्यूक्लियस फ्यूजन के कारण सूर्य से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। ठीक है दोस्तों, मे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सूर्य से एनर्जी निकलती कैसे है। और सूर्य से जो एनर्जी निकलती है पृथ्वी की तरफ आती है, इसी को हम क्या कहते हैं? इनसोलेशन कहते हैं या इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं सूर्य तप या आगामी सौर्यक विकिरण रेडिएशन।
समझ आया? यानी सूर्य से आ रही है तो इनकमिंग क्या आ रही है? सोलर रेडिएशन, सूर्य की ऊर्जा आ रही है। या इसी शब्द, ये जो इंसोलेशन शब्द है ये इसी से बना है, यानी इन से इनकमिंग, सो से सोलर और लेशन से रेडिएशन। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार फिर से रिकॉल करना, वीडियो रिमाइंड करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और फिर हम अपना पहला जो टॉपिक होता है हमारा, वो इसी को हम पढ़ेंगे कि सूर्य से एनर्जी आती कैसे है, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, तो इतना ही हम लोग समाप्त करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सेफ रहिएगा और घर पे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।